साथियों, वंदे मातरम। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा के लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है और उम्मीद है कि आप सभी इस लाइव प्रैक्टिस सेट से ज़रूर जुड़ गए होंगे। आप सभी जानते हैं कि डेली हम लोग 10 बजे से बिहार पुलिस के लिए लाइव प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं बिहार दरोगा के लिए, और अभी आपका 10 बज गया है और 10 बजे से जो है आपका लाइव प्रैक्टिस सेट शुरू हो गया है। तो फटाफट जुड़ जाइए और डेली क्लास से जुड़िएगा, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपको 0 से एडवांस लेवल तक करवाएंगे। क्योंकि CSBC जो है एग्ज़ाम में कई तरह के क्वेश्चन पूछता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम आपको पहले ही वो क्वेश्चन अगर पढ़ा दें तो आप कंफ्यूज नहीं हो पाइएगा। इसलिए डेली आप लोग क्लास आइए। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। हर प्रश्न के लिए 5 सेकंड का समय होगा, तो 5 सेकंड के अंदर आपको सही जवाब बताना है। तो फटाफट सही जवाब बताइएगा कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। एक का अगर आप ऑप्शन सी 1986 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में पारित किया गया, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम परितंत्र है। फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा कि निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम परितंत्र है। क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे और आप सभी जानते हैं कि 21,391 पदों पर बहुत जल्दी बिहार पुलिस में नई भर्ती आने वाली है। तो आप सभी मन लगा के तैयारी कीजिए। 2 का अगर आप ऑप्शन डी बगीचा बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम परितंत्र है, तो ये बगीचा है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। 3 का अगर आप ऑप्शन है जल वाष्प बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जल वाष्प जो है सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, तो जल वाष्प आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का सही जवाब बताएं कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। फटाफट 4 का सही जवाब बताएं कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। 4 का अगर आप ऑप्शन बी कन्याकुमारी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है कन्याकुमारी है, तो 4 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 5 नंबर कि भारत में किस प्रकार का वर्ण सर्वाधिक भाग में पाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में किस प्रकार का वर्ण सर्वाधिक भाग में पाया जाता है। तो 5 का अगर आप ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है भारत के अधिकतर हिस्से में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। पहला कथन है हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। दूसरा कथन है हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है। तो अब दोनों कथन में से कौन सही है हिमालय के बारे में, तो देख लीजिए यह जो है ये ऑप्शन 2 वाला कथन बिल्कुल गलत है। कथन ए बिल्कुल सही है, यानी केवल 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है, ये बात बिल्कुल हिमालय के बारे में सत्य है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 7 नंबर कि अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसलिए आपको बताना है कि अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है। तो 7 का अगर आप ऑप्शन सी नर्मदा नदी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर देख लीजिए कि चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है।
फटाफट 8 का सही जवाब बताइएगा कि चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो 8 का अगर आप ऑप्शन है अम्लीय बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चाय की खेती के लिए अम्लीय जो मिट्टी है सबसे उपयुक्त होती है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन है अम्लीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर देख लीजिए कि मानसून निर्वतन होता है। कमेंट बॉक्स में 9 का फटाफट सही जवाब दीजिए कि मानसून निर्वतन क्या होता है। तो देखिए, मानसून निर्वतन जो होता है यह उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी, यह मानसून निर्वतन क्षेत्र होता है उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी। तो 9 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी करें या आप बीपीएसएससी यानी बिहार दरोगा की तैयारी करें, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि खासकर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 10 का सही जवाब बताएं, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है। 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है। तो वेनेजुएला की जो राजधानी है कराकस है, तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 11 नंबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, भारत चक्रवात से संबंधित है, बिल्कुल है। चीन टाइफून से संबंधित है, बिल्कुल है। ऑस्ट्रेलिया विली से संबंधित है, बिल्कुल है। अमेरिका बगियों से संबंधित नहीं है, ये आपका बिल्कुल गलत है। तो 11 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं, बिल्कुल आपका सही है। याद रखिएगा, भारत में चक्रवात आता है, चीन में टाइफून चक्रवात को कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को विली कहा जाता है। और ऑप्शन डी अमेरिका बगियों को, अमेरिका के चक्रवात को बगियों नहीं कहा जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर कि कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन सी अगर बता रहे हैं कर्क एवं मकर रेखा के बीच, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कर्क एवं मकर रेखा के बीच पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वर्णशिर समिति का संबंध है। पॉलिटी का क्वेश्चन है और पॉलिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिहार मध्य निषेध के एग्जाम में पॉलिटी से अधिकतर क्वेश्चन थे। तो 13 का सही जवाब बता कि स्वर्णशिर समिति का संबंध है। तो 13 का अगर आप ऑप्शन सी मूल कर्तव्यों से बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्णशिर समिति का संबंध मूल कर्तव्यों से है। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यायोचित एवं मानवीय कार्यदशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। फटाफट बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 42 आर्टिकल नंबर 42 बता रहे हैं, तो आपका इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह अनुच्छेद 42 में इसका उपबंध किया गया है संविधान के, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए 15 नंबर कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत का नियंत्रक एवं जो महालेखा परीक्षक होते हैं उनके बारे में सबसे पहले देख लीजिए। पहला है कि इसके कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष आयु तक होता है। दूसरा है यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। तीसरा है इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। तो 15 का जो सही जवाब हो जाएगा वह उपयुक्त सभी हो जाएगा। 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है, तो उपयुक्त सभी यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन कतई जहर है और आप लोग फटाफट बताइएगा कि राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यह आपका 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन सी 15% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि रिट जारी करने
उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? तो 17 का अगर आप ऑप्शन बी न्यायाधीश क्षेत्राधिकार बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उच्चतम न्यायालय रिट जो है न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के अंतर्गत करता है। आगे देखिए कि दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया? क्वेश्चन पूछा जाता है कि दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया। फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। तो अगर आप 18 का ऑप्शन बी बता रहे हैं 1985 में तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए कि सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया? सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो यह आपका भारत शासन अधिनियम 1919 है। भारत शासन अधिनियम 1919 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 20 नंबर। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख है। फटाफट जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख है। यह आपका किस में है? तो यह आपका जो है अनुच्छेद 78 में है। अनुच्छेद 78 में है। तो ऑप्शन डी आर्टिकल नंबर 78 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण कोरिया अगर आप बता रहे हैं ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए 22 नंबर कि विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? यह आपका 22 मार्च को हर साल विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? अगर आप बनारस अधिवेशन 1905 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता किसने की? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आगे देखिए कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो यह आपका 14 जून 1947 को 14 जून 1947 को कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव पारित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? तो 25 का अगर आप ऑप्शन बी लॉर्ड वेवेल बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। लॉर्ड वेवेल के समय यह जो है आयोजन किया गया था संविधान सभा की प्रथम बैठक। आगे देखिए मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई? फटाफट 26 का सही जवाब बता कि मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दे दी गई? तो ये आपका ऑप्शन सी 8 अप्रैल 1857 हो जाएगा। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की और उसके उपरांत ही इनको फांसी दे दी गई। अगला क्वेश्चन देखिए बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र कौन नहीं था? बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र कौन नहीं था? ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। आप लोग तो बंगाल मार देंगे हम जानते हैं, लेकिन बंगाल तो होगा नहीं क्योंकि बंगाल ही प्रमुख केंद्र था बहावी आंदोलन का, समझे कि नहीं? तो बंगाल और संयुक्त प्रांत था, लेकिन असम जो है बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा BS नायपॉल। आगे देखिए सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है तो सम्मिलित कीजिए। क्या हो जाएगा? सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 में तो सम्मिलित कीजिए। देखिए सम्मिलित करने से पहले आप यहाँ देख लीजिए, पहला है सूरत की संधि। तो सूरत की संधि कब होती है? तो सूरत की संधि जो होती है 1775 में होती है।
दूसरा है पूना संधि। तब पूना की संधि कब होती है? तब पूना की संधि जो है 1817 में होती है। अब है तीसरा है पुरंदर की संधि। तब पुरंदर की संधि कब होती है? तो यह आपका 1665 में होती है। और देवगांव की संधि कब होती है? 1803 में होती है। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन आपको याद ये रखना है, सूरत की संधि 1775, पूना की संधि 1817, पुरंदर की संधि 1665 और देवगांव की संधि 1803। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? तो यह मृच्छकटिकम बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कि भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? भीतरी स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। ये आपका स्कंदगुप्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित है? दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित है? तो 33 का अगर आप ऑप्शन बी पल्लव शासक बता रहे हैं, पल्लव शासक, तो आपका बिल्कुल ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दासता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नर की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा? तो देखिए, ये चंद्रगुप्त के विषय में किसने लिखा? तो ये आपका एरियन ने लिखा था। एरियन एक प्रमुख इतिहासकार था और जो ये बात है यह एरियन ने ही लिखा था। तो एरियन यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर की ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? तो ये जो प्रभाव रहता है 1 से 10 सेकंड तक रहता है। समझे कि नहीं? 1 से 10 सेकंड तक रहता है। आगे देखिए, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग के द्वारा किया जाता है? नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण जो है निम्न में से किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो यह आइरिस के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, रक्त की अशुद्धि किस अंग में जाकर छनती है? तो रक्त की जो अशुद्धि होती है वह ब्रेक यानी किडनी जिसे हम लोग बोलते हैं उसमें जाकर छनती है। आगे देखिए, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो रक्त का लगभग 55 से 60% भाग जो है प्लाज्मा होता है। रक्त में 55 से 60% जो भाग है वो प्लाज्मा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं, एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। तो यह आपका फ्लोरिजीन है। फ्लोरिजीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर, इंद्रधनुष किसके कारण होता है? इंद्रधनुष किसके कारण होता है? यह आपका परिवर्तन एवं अपवर्तन के कारण होता है इंद्रधनुष। अगला क्वेश्चन का सही जवाब आता है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो यह संसंजक बल कहा जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 42 नंबर, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो ये आपका अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक कहलाते हैं। आगे देखिए, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो अगर क्षारक को जल में घोला जाए तो OH- आयन देता है। OH- आयन जो होता है वो मुक्त होता है। नींबू के रस का pH मान कितना होता है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो नींबू का रस का जो pH मान होता है 2.2 होता है, ऑप्शन बी। 7.4 जो होता है रक्त का pH मान होता है। अगला क्वेश्चन का सही जवाब बताएं कि बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो बादल और वायुमंडल का तैरना जो है श्यानता के कारण होता है। आगे देखिए, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं?
तो छाया में पनपने वाले पौधों को फटाफट बताइए। सीओफाइटस कहते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, मेन रहीम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? मेन रहीम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? आप सभी जानते हैं, रूस एवं फिनलैंड के देशों के बीच है। आगे देखिए, जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है हर साल। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो ये सभी लोग जानते हैं, 2007 में की गई। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? तो ये आपका CPI है। CPI आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कुछ याद करने वाला। पहला है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनको 6 वर्ष के कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फाल्गु नदी के किनारे बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्वेश्चन पूछता है कि बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई, किस नदी के किनारे हुई? तो ये आपका फाल्गु नदी के किनारे हुई। बिहार दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये आपको याद रखना होगा। समझे कि नहीं? तो ये आपको याद रखना होगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और उम्मीद है आपको यह आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आपको अगले दिन मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिहार पुलिस बिहार दरोगा के लिए।